नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। सितम जारी, जनजीवन पर भारी। जी हां, देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 21 दिसंबर तक के लिए उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के लिए कोहरे, शीतलहर और बेहद कम दृश्यता को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस साल उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है, जिसमें घना कोहरा, शीतलहर और कई जगहों पर पाला पड़ रहा है, जिसमें दृश्यता कम है और जनजीवन प्रभावित है। दिसंबर के अंत तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है और इस सर्दी के सामान्य से अधिक लंबा और तीव्र रहने की आशंका है। दिल्ली और पूरा एनसीआर फिलहाल शीतलहर की चपेट में और घने कोहरे की चादर ने दिल्ली वालों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि तापमान उतना नहीं गिरा है जितना दिल्ली की सर्दियों में गिरता है। फिलहाल दिल्ली का तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस तक है। दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। आम जनजीवन इससे प्रभावित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी घना कोहरा और कई फ्लाइट्स और ट्रेनें जो हैं वो लेट हैं। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कई राज्यों में जनजीवन बेहाल है। इन सब के बीच क्या स्थिति है राजधानी दिल्ली की और आसपास के जो जिले हैं वहां पर, जो राज्य है वहां पर क्या हालात है? देखिए, दिल्ली देश की ऐसी राजधानी है जहां सर्दी के मौसम में जैसे ही पड़ोसी राज्य में बर्फबारी शुरू होती है और वहां पर शीतलहर चलती है, उसका असर सीधे सबसे पहले दिल्ली को देखने को मिलता है। और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड में भी बर्फबारी होती है। तो इन तमाम क्षेत्रों में बर्फबारी होने के वजह से शीतलहर बढ़ती है। शीतलहर की वजह से जो दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहां पर ठिठुरन पैदा होती है और तापमान एक बार ही नीचे जाता है। और वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो तापमान है वो 12 से 14-15 टेम्परेचर के आसपास बना रहता है। लेकिन इस बार जो जिस तरह की सर्दी दिल्ली में हो रही है और उसी का एक असर कहा जा सकता है कि पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी और शीतलहर चल रही है उसकी वजह से दिल्ली में ज्यादा ठंडी हो रही है और तापमान भी लगातार गिर रहा है। फिलहाल अगर कह सकते हैं तो इसका एक असर आमतौर पर घने कोहरे के रूप में देखने को मिल रहा है, फॉग देखने को मिल रहा है। इससे यातायात प्रभावित होता है, रेलगाड़ियां लगातार लेट चल रही हैं और हवाई उड़ानें भी प्रभावित होती हैं। और इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि 8 जनवरी को दिल्ली में जो तापमान का पारा एक बारगी गिरा, वो 1967 के बाद ऐसा था कि ये टेम्परेचर माइनस गया। और से आम को कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर ठंड होती है, तापमान बढ़ता है, कोहरा घना कोहरा छाया रहता है, शीतलहर रहती है, ठंड होती है। उसके बावजूद भी लोग दिल्ली की सर्दी को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार की जो शीतलहर है वो दिल्ली में काफी कड़ाके की सर्दी है और इसका असर भी दिल्ली की आम जनता और पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। खासकर दिल्ली के इलाके इस समय ठंड और पूरी शीतलहर की चपेट में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ठंड के प्रकोप हैं उत्तर भारत के में आपको बता दें कड़ाके की ठंड पड़ रही। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फ्लाइट्स और ट्रेन भी प्रभावित हैं इससे। और परमाणु ऊर्जा को लेकर शीतकालीन सत्र में पारित कराए गए शांति बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, शांति बिल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के मुख्य प्रावधानों को खत्म करता है और ये एक चिंता का विषय है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि परमाणु विधेयक शांति बिल को संसद में सिर्फ इसलिए जबरन पारित कराया गया प्रधानमंत्री मोदी अपने एक समय के अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल कर सके।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। जयराम रमेश ने कहा कि शांति बिल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के मुख्य प्रावधानों को खत्म करता है और ये एक चिंता का विषय है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026 में भी इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है। और अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, मोदी सरकार पर निशाना साधा है शांति बिल को लेकर के प्रधानमंत्री ने शांति बिल जबरन पास कराया है। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार परमाणु एक्ट को लेकर बिल लाया गया और इस बिल को लेकर सरकार जिस हड़बड़ी के साथ पास कराने में लगी, शांति बिल को लेकर अब विपक्ष ने इसके लेकर सरकार को घेरना शुरू किया गया और बाकायदा आज कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जयराम रमेश ने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि जिस प्रकार सोची समझी रणनीति के तहत सरकार शांति बिल को लाई है और इस बिल का फायदा इनडायरेक्ट तरीके से केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी जमाने के अच्छे दोस्त रहे, हालांकि उनकी इसमें नहीं बनती उनके साथ, लेकिन फिर भी उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसे बिल में प्रावधान किए गए और कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा कांग्रेस की तरफ से किया गया और इसमें कहा गया कि जो सिविल सोसाइटीज की लायबिलिटीज के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं उनमें ढील दी गई और ताकि ढील का फायदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से भी अभी कुछ ही दिन पहले इस तरह के एक बिल को लाया गया था कि उन्होंने अपने प्रावधानों में किसी तरह की ढील नहीं दी थी। फिर ऐसे समय में भारत सरकार के तरफ से शांति बिल को लाया गया, जो शांति बिल कई प्रावधानों को खत्म करता है और जिनकी वजह से के समय में भारत सरकार यानी भारत परमाणु के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, परमाणु के क्षेत्र में अपने देश को मजबूत करने के लिए बढ़ेगा, तो ये बिल उसके लिए एक अड़चन बनेगा और उस समय सरकार के सामने काफी चुनौतियां खड़ी होंगी। फिलहाल एक चार्ज जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि शांति बिल में जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के प्रावधान किए गए ये बेहद खतरनाक हैं और इससे सरकार ने जिस भी रणनीति के तहत इनको कमजोर किया है उससे भारत के सुरक्षा तंत्र को, भारत के रक्षा क्षेत्र को, भारत का डिफेंस सिस्टम कमजोर होगा और भविष्य में जब भी कभी अखिलेश, जयराम रमेश की तरफ से जिस तरह से शांति बिल को लेकर एक रणनीति के तहत एक सवाल जो उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया अब तक? शांति बिल को लेकर संसद में पारित किए गए इस बिल के बाद कांग्रेस ने जब आज कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस के जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं के तरफ से जवाब दिया गया और उसमें ये कहा गया है कि सरकार एक मजबूत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है और उनको राष्ट्र की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम लेकर वो चलते हैं, इसलिए राष्ट्र किसी तरह के सुरक्षा के मद्देनजर शांति बिल में समझौता नहीं किया गया है। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में शांति कायम हो, इसको लेकर सरकार एक अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती थी और वो न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सरकार चाहती थी दिशा में काम किया। ना तो किसी को इसमें राहत दी गई है, ना तो किसी के प्रभावित हुए इसमें कोई परिवर्तन किए गए। सरकार ने भारत के सुरक्षा तंत्र और न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो आगे काम करना है उसको मद्देनजर इसमें प्रावधान करे गए हैं। फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से कटघरे में सरकार यानी केंद्र सरकार को खड़ी कर रही है तो सवाल लाजमी है और विपक्ष में अब और भी सवाल उठेंगे और केंद्र सरकार के तरफ से अब क्या क्या जवाब आते हैं। खास इंतजार सबसे बड़ा रहेगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस मामले में क्या जवाब आता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस मामले को लेकर क्या बयान सामने आएगा, ये बहुत अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। सिरप मामले में छिपाए तथ्य। कोडेन कफ सिरप मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
योगी सरकार पर अहम तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 36 जिलों में 118 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। फोटो विवाद पर तंज कसते हुए बोले कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ भी तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम चल रहा है कोडिन को लेकर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर और यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था और कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ भी है। मजबूरी समझ सकता हूं कि अखिलेश यादव ने यहां पर यह भी कहा कि कोडिन सिरप का अवैध कारोबार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री और उनके साथ खड़े लोग झूठ बोल रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक हफ्ते लगभग 10 दिन पहले का कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय इंडिगो एयरलाइंस के लेकर के कुछ इश्यूज आ गए और जिसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल पाई। फिर हाउस था, इसकी वजह से आज तक हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। हमारा सौभाग्य है आपसे मिलने का, और सौभाग्य इस बात का भी है कि हम सब लोगों को मौका मिल रहा है आपको सम्मान देने का। जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए और आज़ादी के लिए योगदान किया हो और आज़ादी को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। विजय को फतह करने वाले और वहां मनीष तिवारी हमारे संवाददाता भी इससे जुड़ गए हैं। मनीष, तस्वीर मामले पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंज कसा है और जमकर हमला किया। क्या इसको लेकर अभी तरफ से इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कल सत्र की शुरुआत से पहले ही अखिलेश यादव को पूरी तरीके से घेरने का उनका प्रयास रहा। जिस प्रकार से उन्होंने कफ सिरप से जुड़े लोगों की तस्वीर दिखा करके मीडिया के सामने और कहा कि ये जितने भी माफिया हैं वो समाजवादी पार्टी के माफिया हैं, उसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ गया। उसी के बाद ही अखिलेश यादव ने तुरंत ही एक्स पर लिख करके मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो फंस रहे हैं, जो फंसते हैं वो इस तरीके की बात करते हैं, जो सच्चाई है वो सामने लाओ। तो इस तरीके से उनके द्वारा जो है ये एक्स पर लिखा गया। उसके बाद आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए और साफ तौर से उनका ये कहना रहा कि फोटो खिंचाने वाला जो है ऐसा नहीं कि वो हमसे जुड़ा हुआ है। उनका साफ तौर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यही कहा कि हमारी तरफ से अगर लगता है कि वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, क्योंकि कफ सिरप का जिस प्रकार से ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार शुरुआती दौर से ही सरकार को घेर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि बाबा का बुलडोजर कहाँ गया। अगर जिस प्रकार से उन माफियाओं की बात कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो लोग जो हजारों एकड़ हजारों स्क्वायर फीट के में जो है उनके मकान बने हुए हैं, कब बाबा का बुलडोजर वहां तक पहुंचेगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कफ सिरप का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार सरकार भी जवाब दे रही है और जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल जिसमें खास तौर से मनीष, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वार पलटवार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कफ सिरप कांड को देखें तो अब तक क्या गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़ी है, एफआईआर की तादाद क्या है? मैं इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, जिस प्रकार से अब तक देखा जाए तो अब तक गिरफ्तारियां 3 लोग की उसमें हो चुकी हैं और जिस प्रकार से अगर एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर के तौर पे जो है अब तक 32 एफआईआर देश भर से बताया जा रहा है कि देश भर से जो ईडी के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ एसटीएफ के द्वारा दर्ज की गई है, तो और 700 फर्में हैं जिस पर जो है ईडी के द्वारा जो है वो उस पर, क्योंकि उसमें बहुत सारी फेक फर्में हैं और
जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव का भी एक बयान था कि जो गाड़ियां ईडी के द्वारा जो नंबर निकाली गई थी, उन एजेंसी जो गाड़ी की एजेंसी है उनके द्वारा जो है उनकी पूरी डिटेल जो है डिलीट कर दी गई है। ये भी एक अखिलेश यादव के द्वारा जो है आरोप लगाया गया। तो उनका साफ तौर से यही कि जिस प्रकार से पूरा नेक्सस जो है बढ़ता जा रहा है, ये केवल सिर्फ देश भर का नहीं, पूरा अंतरराष्ट्रीय मामला सामने देखने को मिल रहा है। इसमें बड़े से बड़े अधिकारी भी शामिल हैं जिनके द्वारा ये लाइसेंस दिए गए। अब तक आपको बता दें 128 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और लगभग 128 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और 32 लोगों की आपको बता दें इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी जारी है। और खबर हरिद्वार से, जी हां, विकास की बात दी सौगात। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचते ही राज्य की औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने का स्पष्ट संदेश दिया। सीएम धामी ने सबसे पहले बुग्गा क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद वे मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे, जहां रिबन काटकर दूसरे प्लांट का शुभारंभ किया। मशरूम प्लांट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने वर्षा कर स्वागत किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने प्लांट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन मिशनों के उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें व्यवसाय से जोड़ना और राज्य को अधिक रूप से आर्थिक समृद्ध जो है बनाना है। राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। आचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर आचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, एसटीएफ टीम का फैक्ट्री पर छापा। आप देख रहे हैं के न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद महाराजगंज की ढोलना कोतवाली क्षेत्र के अथैया चौराहे के समीप चल रही कोलतार फैक्ट्री पर लखनऊ एसटीएफ ने छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान एसटीएफ टीम ने मौके से 4 टैंकर नकली कोलतार और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। वहीं एसटीएफ टीम ने ढोलना कोतवाली में 10 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल एसटीएफ टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री किसके संरक्षण में चल रही है, इसके बारे में एसटीएफ पता लगा रही है। जनपद कासगंज के अथैया चौराहे के पास एक पर लखनऊ की एसटीएफ टीम ने आज छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई के दौरान लखनऊ की एसटीएफ टीम ने नकली कोलतार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है, साथ ही 4 टैंक नकली कोलतार भी पकड़ा है। इस दौरान एसटीएफ ने 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। इसके साथ साथ ढोलना कोतवाली में एसटीएफ टीम ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। तो मौके से 4 टैंकर नकली कोलतार बरामद किया गया है। 10 नामजद, एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। बढ़ते हैं, जालिम टीचर पर गुस्सा भारी। हाथरस में कक्षा में एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित 7वीं क्लास का छात्र बताया जा रहा है। टीचर ने 7वीं क्लास के छात्र के गाल पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे, जिससे कान का पर्दा फट गया। छात्र ने परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद परिजनों ने थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बता दें
यह मामला कोतवाली हाथरस के सलेमपुर बलवंत सिंह पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। सर, ये बच्चे को इसमें टीचर ने पीटा है बेरहमी से, बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद इसको पानी के छींटे लगाए हैं और फिर कहीं से इसको दवा दिलवा के घर बस में बैठा के भेज दिया है। तो आपको सूचित नहीं किया गया था? आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं किया है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा था इसके? हमें दिखा है इसका कान, इसने बताया कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पर दिख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने सीट चेंज कर ली थी, इसलिए थप्पड़ मार दिया। कितने थप्पड़ मारे आपने? 6। कहाँ पे आपके चोट लगी है? पीठ पे भी मारे हैं, कान का पर्दा फट गया है। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? नहीं, इस कान से दर्द हो रहा है? दर्द भी हो रहा है। अच्छा, फिर आपने अपने परिवार को बताया? हाँ। क्या कहा परिवार? फिर कहाँ लेके गए परिवार वाले आपको? हॉस्पिटल लेके गए थे। थाने में शिकायत की आपने? हाँ। जालिम टीचर ने छात्र के कान का पर्दा फाड़ दिया। आप सोचिए, यह हाथरस की खबर है जहां पर शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं वही बच्चों पर जालिम बन गया, जहां पर बच्चे इतनी बुरी तरह से शिक्षक ने पीटा है कि बच्चे के कान का पर्दा फट गया। टीचर के कारनामे से अभिभावक नाराज हैं। हाथरस से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मामूली बात पर 7वीं के छात्र को एक शिक्षक ने बेरहमी से पीटा है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। तो हाथरस से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीचर जालिम बना है और उसने छात्र को बेरहमी से पीटा है। और लड़ाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे के कान का पर्दा फट गया। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।